सौंक बिचारा के। चलो आज हम लोग देखेंगे तरलों के यांत्रिक गुण, है ना। वो प्रत्यास्थ वाला चैप्टर इतना में खत्म। हरी बोल। तुम लोग तो हरी बोले नहीं। हाँ, अध्याय 10 तरलों के यांत्रिक गुण। पहला, तरलों के आंतरिक गुण में 2 ठो है, द्रवों का गुण में है 3 ठो, ऐसे करके चैप्टर है हम लोग का, है ना। अध्याय 10A। आकर यार रोज लगा के बढ़िया बढ़िया रूम रूम सेंटेड रही तो उनका आ जानी है रे देख नहीं। तरलों के आंतरिक गुण देखो। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आज किसके बारे में? तरल के बारे में, तरलों के आंतरिक गुण के बारे में, है ना। तो तरल होता क्या है वास्तव में? तरल है क्या चीज? पानी को तरल कहेंगे क्योंकि तरलों के आंतरिक गुण पढ़ना है तो तरल को जानना जरूरी है। तरल क्या है? तो वैसे कहेगी पानी एक तरल है। ये तरल क्या है? ऐसा पदार्थ जिसमें बहने का गुण हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तरल। क्यों गैस तरल नहीं है क्या? गैस नहीं बहता? सिलेंडर से गैस चूल्हा तक आता है कि नहीं? गैस तक ढकेला तलान था है? हाँ था। तो उसमें भी बहने का गुण है ना, तो तरल नहीं है क्या गैस? हाँ। तो ऐसा पदार्थ जिसमें बहने का गुण हो, बहने का गुण हो। ठोस को तू ऐसे करके रख देगी तो बहेगा कि सरकेगा कि खिसकेगा? तो ढुल रहा है, बह रहा है क्या? धन है रे बुद्धि, है ना। तरल क्या है? ऐसा पदार्थ जिसमें बहने का गुण हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। अब इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें, उदाहरण तो क्या क्या होगा? द्रव व गैस। द्रव और गैस ये दोनों ऐसे हैं जिसमें हम लोग का बहने का गुण पाया जाता है और ये दोनों क्या है? तरल है। अब हमको इन दोनों में अंतर देखना है। द्रव और गैस में क्या अंतर है? द्रव और गैस में दोनों तो तरल हैं। द्रव और गैस दोनों कैसे हैं? तरल हैं। तो दोनों में हम लोग क्या अंतर देखें? देखो आए क्या हो गया बताना। देखो इसमें क्या है? द्रव जो है, द्रव ये कैसा है? असंपीड्य है। और गैस जो है वो कैसा है? संपीड्य। अब पिछला चैप्टर में पढ़े हो संपीड्य असंपीड्य, मतलब समझते हो उसका? क्या है संपीड्य असंपीड्य? संपीड्य जिसे दबाया जा सके, है ना। संपीड्य जिसे दबाया जा सके। द्रव को तुम लोग दबा सकते हो? नहीं दबा सकते। तो द्रव असंपीड्य है, इसे दबाया नहीं जा सकता, इसे दबाया नहीं जा सकता और उस टाइप से नहीं दबाना है। और गैस क्या है? इसे दबाया जा सकता है। ये दबाया दबाया जैसे दिख रहा है, वो ज्यादा जोर से दब गया था ना, है ना। इसे दबाया नहीं जा सकता और इसीलिए दबाया नहीं जा सकता, उसीलिए काट दिया था। ऐसे दबाया जा सकता है क्योंकि गैस को तुम लोग इस रूम में जितना गैस है उसको
उसको छोटे इतना बड़े पात्र में रख सकते हो, सिलेंडर में रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो, या छोटा पात्र में अगर कोई गैस है उसको यहाँ पर खोल दोगे तो पूरा इस रूम में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। कहने का मतलब हाँ, तो गैस क्या है, संपीड्य है, इसे दबाया जा सकता है, और द्रव जो है असंपीड्य है, इसे दबाया नहीं जा सकता। समझ गए इतना चीज? इसको नोट करोगे? चलो लिखो। इसमें और अंतर है, उसको भी बता दूंगा। एक तो ये हो गया, और बताऊंगा, रुको। इतना नोट करो फिर और बताता हूँ। उसके बाद और देख लो इसी में। इसमें और देख सकते हो, द्रव में इसका स्वतंत्र पृष्ठ होता है, स्वतंत्र या मुक्त कह सकते हो। इसका स्वतंत्र या मुक्त पृष्ठ होता है ना, और गैस का मुक्त पृष्ठ नहीं होता। अब रही बात ये मुक्त पृष्ठ की, ये मुक्त पृष्ठ क्या है ये समझो। द्रव को अगर किसी पात्र में डालें, मान लो एक बटकी है, हाँ बटकी या कुछ भी बर्तन ऐसे, गंजिया, इसमें द्रव को डाल रहे हो, पानी डाले, पानी यहां तक आ गया। अब देखो, इस द्रव का 3 साइड घिरा है, इधर घिरा है, इधर घिरा है, और इधर घिरा है, लेकिन एक साइड पूरा खाली है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त पृष्ठ, है ना। तो द्रव जो है 3 साइड से घिरा होता है, एक साइड उसका क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त पृष्ठ कहते हैं। समझ गए? तो द्रव का मुक्त पृष्ठ होता है, 3 तरफ से घिरा होता है द्रव का, हाँ, और एक साइड हम लोग का क्या होता है, खाली होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको मुक्त पृष्ठ कहते हैं। अच्छा, गैस में एक भी मुक्त पृष्ठ नहीं होता। क्यों नहीं होता? गैस को अगर हम लोग को रखना है तो पूरा पैक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से तुम लोग मुक्त पृष्ठ दिए या खुला छोड़े तो गैस के अणु क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो इसलिए गैस का एक भी मुक्त पृष्ठ नहीं होता, है ना, बिना मुक्त पृष्ठ के रहता है गैस। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, चलो। अब उसके बाद दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। दाब होता क्या है? हाँ, बस छोटा सा है। अब हेडिंग मत डालो, बता रहा हूँ, फिर डालना। अब एक चीज समझो, देखो मान लो मैं एक पात्र में, है ना, बर्तन में मैं द्रव को भर के रखा हूं, है ना। द्रव का एक गुण होता है हमेशा का, द्रव का क्या गुण होता है कि वह जो सतह है वो उसके लंबवत क्या करता है, बल आरोपित करता है ना। द्रव जिस सतह से घिरा होता है उस सतह के लंबवत वही द्रव क्या करता है, उस पर बल लगाता है। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद बल कहते हैं। रॉकेट वाला बल अलग था, प्रणोद बल, ये तरल वाला प्रणोद बल अलग है ना। द्रव का ये गुण होता है कि द्रव जिस पृष्ठ से घिरा होता है उस पृष्ठ पर वो लंबवत बल लगाता है, प्रेशर, ऐसे जैसे गैस में होता है ना। गैस को अगर किसी पात्र में पैक कर दोगे तो गैस के अणु स्थायी होते हैं क्या? नहीं होते हैं, वे लगातार इधर उधर टक्कर मारते रहते हैं, जिग जैग, है ना। तो वो बार बार दीवार
पात्र का जो दीवार होता है, इससे ये अणु लगातार क्या होते रहते हैं, टकराते रहते हैं, है ना। बस वैसे ही इस दाब पर होता है, दाब पर भी द्रव पर होता है, द्रव का भी यही गुण होता है। मेन फार्मूला इसका, मेन प्रिंसिपल यही है कि ये जिस पात्र से घिरा होता है, जिस पात्र से घिरा होता है, उस पात्र की का जो दीवार है उसके लंबवत ये क्या करता है, बल आरोपित करता है। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। ठीक, प्रणोद बल या प्रणोद कहते हैं। तो हेडिंग डालो पहले, प्रणोद क्या है समझोगे, लिखवाते जाता हूं। चलो प्रणोद हेडिंग डालो, मैं बोल रहा हूं फिर लिखना। हो गया, लिखो, किसी द्रव द्वारा किसी द्रव द्वारा किसी पृष्ठ पर आरोपित, किसी द्रव द्वारा किसी पृष्ठ पर आरोपित, किसी द्रव द्वारा किसी पृष्ठ पर आरोपित संपूर्ण बल को, संपूर्ण बल को प्रणोद कहते हैं। उससे हट के लिखवा दे रहा हूं, बल मत लिखो तो उसमें क्लियर होगा तुम लोग को, नहीं तो हाँ खाली प्रणोद करो, उसको प्रणोद कहते हैं। अब चूंकि यही भी बल ही है एक ठो, है ना, तो इसका ये कैसी राशि होगा, सदिश राशि, मात्रक भी वही होगा। सीजीएस पद्धति में क्या होगा, सीजीएस, सीजीएस में डाइन होगा और एमकेएस में क्या होगा, न्यूटन, वही 6 सेम है ना, क्योंकि बल के खानदान से है। ठीक, अब उसके बाद मारो दाब, हेडिंग डालो दाब, जो तरल के लिए है ना, या तरल दाब भी लिख सकते हो, दाब का परिभाषा देंगे तरल के लिए। है ना। अब देखो हम लोग का द्रव का ये क्या है, उसका मेन, ये जो जिस पृष्ठ से वो घिरा है, इस पृष्ठ पर वो क्या करता है, बल आरोपित करता है। अच्छा, इस पृष्ठ का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, है ना। तो दाब का परिभाषा होगा, दाब बराबर क्या होगा, प्रणोद बटे क्षेत्रफल। जैसे प्रतिबल का सूत्र था ना, बल बटा क्षेत्रफल, तो प्रतिबल, तो वैसे ही दाब का सूत्र होगा प्रणोद बटा क्षेत्रफल, क्योंकि इस पृष्ठ पर ये जो द्रव है क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, जिसको हम लोग प्रणोद कह रहे हैं। तो ये पृष्ठ का भी तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इस क्षेत्रफल पर जितना प्रणोद लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। सूत्र के रूप में ऐसे लिखाएगा, दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं। पी का मतलब होता है प्रेशर, है ना, जो प्रेशर आता है ना, तुमको नहीं, प्रणोद का एफ, क्योंकि ये बल भी है, और क्षेत्रफल मतलब ए, है ना, ये सूत्र होता है। यदि ए बराबर 1 कर दें, एकांक कर दें क्षेत्रफल को, या तो 1 मीटर स्क्वायर करो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करो, हो तो P बराबर क्या हो जाएगा, F के, और यहां पर से एक परिभाषा निकलेगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को ही उस द्रव का क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एकांक कर दिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रणोद को, है ना, उस द्रव का क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। तो इतना लिखो, फिर इसके नीचे परिभाषा है। ठीक, हाँ, या तो यहां पर भी परिभाषा लिख सकते हो, प्रणोद और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तुम लोग कैसे भी डाल सकते हो। ठीक, तो पहले इसको लिखो, उसके बाद फिर इसको लिखो, फिर मैं परिभाषा लिखवा दे रहा हूं। ठीक, चलो इसको नोट करो, फिर इसका परिभाषा वगैरह सब लिखवा दे रहा हूं। या ब्रो, चलो परिभाषा लिखवाता हूं, ये हो गया तो चलो लिखो परिभाषा। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल, लगने वाले अभिलंबवत बल, लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं।
हो गया। अच्छा, इसका मात्रक और विमा देख लो, है ना, ये हो गया ना। अब बात करें इसके मात्रक, विमा और राशि की। हम लोग किसके लिए देख रहे थे? दाब के लिए। यह जो राशि है ये कैसी राशि होगी? अदिश राशि। अब बोलो क्यों? कहो ना क्यों? क्यों? आओ। क्योंकि देखो अगर मैं यहां पर एक गेंद को डुबा दूं, है ना, तो गेंद पर जो बल लगेगा सभी संभव दिशा से लगेगा, क्योंकि सब तरफ से प्रेशर आएगा। सब तरफ से प्रेशर आएगा ना, है ना। एक निश्चित दिशा से तो नहीं आएगा प्रेशर हम लोग का, सब तरफ से आएगा। अगर एक निश्चित दिशा से चलता, अगर एक निश्चित दिशा से चलता तो हम लोग उसको क्या कहते? सदिश राशि, क्योंकि एक दिशा में चलना था हमको। जैसे बल क्या है हम लोग का? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद करने के लिए जो बल लगाओगे वो एक निश्चित दिशा में लगाओगे। यहाँ पर तो निश्चित दिशा नहीं है, सभी संभव दिशा में है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब साइड से बराबर मात्रा में बल लग रहा है, तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो इसलिए एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। दिशा नहीं है इसलिए एक ऐसी राशि है अदिश, क्योंकि सब संभव दिशा में है। दूसरा मात्रक की बात करें तो जो बी का मात्रक होगा वो एफ का मात्रक और ए का मात्रक, इन दोनों के मात्रक के बराबर होगा, है ना। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो पी का दो मात्रक निकलेगा, है ना, एक हम लोग का एम के एस में और एक किस में निकलेगा? सी जी एस में। अगर एम के एस में जाओगे तो क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, और सी जी एस में जाओगे तो डाइन प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, ये होता है हम लोग का क्या? दाब का। हाँ, ये ऊपर जाकर है। नहीं, मैं नहीं लिया हूं ना, ये बटा किया हूं, ये दे, बटा को किया हूं, रखा हूं। हाँ, ये बटा है, बटा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम लोग, न्यूटन मीटर का घात -2, और इसको लिख सकते हो डाइन सेंटीमीटर का घात -2। देखो ऊपर लेके आ गया, है ना, -2 है, देखना ये वाला प्रति है, मतलब बटा वाला है ना। अच्छा बात करें विमा का, तो एफ का विमा क्या क्या होता है? और मीटर का क्या होगा? एल स्क्वायर होगा, है ना। ऊपर लेके जाओगे तो कितना होगा? एम एल -1 टी -2 होगा। चलो नोट करो इतना। फिर उसके बाद इसका उदाहरण बताता हूं मैं, दैनिक जीवन से चटका चटका के। हो गया। अब देखो इसी में दैनिक जीवन में इससे रिलेटेड देखो, इसको मिटाऊं? अब इसी दाब के कॉन्सेप्ट में हम लोग का बहुत सारा उदाहरण है। पहला देखो, सर्कस देखे हो? क्या कहते सर्कस कहा तुम? अब नहीं देखो तो मैं क्या कहूं। सर्कस में क्या होता है, एक आदमी होता है, वो आदमी लेट जाता है, हाँ तो लेट जाएगा ना वो। आदमी सो जाता है, फिर क्या करता है, एक बड़ा लकड़ी का तख्ता लेगा, है ना, बड़ा ऐसे बोर्ड टाइप का, उसको अपने छाती में रखता है, और उसके बाद फिर एक हाथी आएगा, और हाथी उसमें दोनों पैर को अपना रख देता है उसके छाती में, फिर भी वो आदमी को कुछ नहीं होता। सोचो, उतना वजन वाला हाथी जो है अपना दोनों पैर को किस में रख देता है? आदमी सोया है ये अब देखो कला का प्रदर्शन फिर कर रहा हूं मैं। ये आदमी ये आदमी है ना, वो किसी के जैसा यशवंत है ना, ये आदमी है, और ये अपने छाती में क्या किया है? छाती नहीं, सीना, है ना, मर्दों का सीना होता है, सीना रखा है। सीना में क्या रखा है? लकड़ी का बोर्ड, है ना, चौड़ा, और क्या और क्या किया? एक हाथी बना देते हैं जो हमसे बनता नहीं है ना।
ये हाथी का सूंड है, ये उसका पैर है। अरे यार समझो ना, फील करो। ये उसका पैर है, 2 पैर। अब 2 पैर को उसमें रख देगा, है ना, उस लकड़ी के तख्ते पर उस आदमी पर रख देगा दोनों पैर को, अपना संपूर्ण वजन उसमें डाल देगा, फिर भी उसका सीना जो है टूटता नहीं है ना। पैर है, पैर। हाथी का हाथ होता है, हाथी का हाथ देखा है? तो देखा होगा, मैं तो नहीं देखा हूं। तो दोनों पैर को अपना उसी में रख देता है। अब दोनों पैर को रखता है तो क्या होता है, उसका जो सीना है वो टूटता नहीं है, और वो आदमी हाथी निकल जाता है बाहर, फिर आदमी फिर खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले से P बराबर F बाई ए। अगर F को हम लोग 1 सेकंड के लिए भूल जाएं तो P अनुक्रमानुपात A व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? A के। क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और क्षेत्रफल को कम करोगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। चूंकि अगर हाथी का दोनों पैर को वो आदमी बिना लकड़ी के तख्ते के सीधा अपने सीने में लिया रहता तो क्या होता? हाथी का पैर का क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। क्षेत्रफल कम होता तो प्रेशर क्या पड़ता? ज्यादा पड़ता। तो आदमी का सीना जो है वहीं पर उसका हड्डी पूरा टूट जाता। लेकिन उसने क्या किया? बुद्धि लगाया। भले वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके पास दिमाग है। उसने क्या किया? लकड़ी का बोर्ड लिया। अब इस मान लो ये बोर्ड है हम लोग का, इसमें उसको अपने सीने में रख लिया, है ना। अब हाथी को बोला इसमें पैर रख, हाथी पैर रखा। पैर किस में रख रहा है? लकड़ी के बोर्ड में रख रहा है। अब लकड़ी का बोर्ड कैसा है? चौड़ा, मतलब क्षेत्रफल कैसा हो गया? चौड़ा। अब क्षेत्रफल चौड़ा हुआ तो दाब कैसा होगा? तो तुमको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यह है सर्कस जो फिजिक्स के नियम पर कार्य करता है। ठीक, तुम लोग देखने जाओगे जादू है कहोगे, लेकिन जादू नहीं है। कोई भी चीज़, साइंस किसी भी चीज़ को जादू नहीं मानता, हर चीज़ का एक नियम होता है ना। एक हो गया। दूसरा चीज सुई। अगर एक ऐसा सुई लें जो आगे से, मतलब सुई कैसा होता है? चोखू होता है। अगर हाँ, तेज चोखू चोची तो रे, चोखू चोची रे। अगर एक भोथवा सुई ले, मतलब जिसका आगे धार ही ना हो, नुकीला ना हो, है ना। एक सुई लेते हैं जो नुकीला ना हो, ऐसे बेंड हो, और एक सुई लेते हैं जो तेज धार वाला हो, तो कौन सा इसमें ज्यादा जल्दी चुभेगा तुमको? तेज धार वाला सुई चुभेगा। कौन से सूत्र से? यही सूत्र से। तो इसमें P अनुक्रमानुपाती होगा 1/1, व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा? क्षेत्रफल अब चौड़ा हो गया, इसका प्रेशर क्या होगा? यहां पर क्षेत्रफल कैसा है? कम है, एकदम तेज धार है। क्षेत्रफल कैसा है? कम है। तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, और इसलिए जल्दी सीधा शरीर में चुभेगा। ठीक। तीसरी चीज, जहाज, लोहे का जहाज ले लो, और लोहे का क्या ले लो? सुई ले लो। लोहे का जहाज पानी में अच्छे से रहता है, तैरता है, जबकि लोहे का सुई क्या हो जाता है? डूब जाता है। 2 कारण है। एक तो पानी फैलाता है, हाँ, क्षेत्रफल पानी फैलाता है वो अलग। दूसरा चीज इसी का, जहाज का क्षेत्रफल कैसा होता है? ज्यादा। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा उसका प्रेशर क्या? कम। ठीक। और सुई क्या है? क्षेत्रफल क्या है? कम है, तो प्रेशर क्या है? ज्यादा। इसलिए वो क्या हो जाएगा? सुई ज्यादा प्रेशर से सीधा नीचे डूब जाएगा, है ना। ये हालांकि इसका कॉन्सेप्ट अलग है ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अलग है, लेकिन इस बेस में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसको अलग पढ़ोगे। पृष्ठ तनाव के कारण है ना, इसके कारण नहीं है, इसको हटाओ। ये हल्का सा ऐसे मतलब सरसरी तौर पे बता दिया। पृष्ठ तनाव के कारण है, वो आगे पढ़ोगे तुम लोग। तीसरी चीज क्या? लोहे की कील जो रहती है, लोहे का क्या? कील। ये चोखू होता है। इसका कील को कैसे बनाया जाता है? चोखू बनाया जाता है। चोखू बनाने का कारण क्या है? चोची क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम कम प्रेशर माने और लोहे की कील दीवार में घुस जाए। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल कैसा है? कम है, और क्षेत्रफल कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा। तो थोड़ा सा ठोकोगे तो क्या हो जाएगा? साया से अंदर घुस जाएगा। और वहीं पर एक ऐसा कील ले ले, है ना, एक ऐसा कील ले ले जो कैसा हो? ऐसा हो, भोथवा ऐसे। तो इसका क्षेत्रफल कैसा है? ज्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा? कम। मतलब हमको ज्यादा ठोकना पड़ेगा उसको अंदर डालने के लिए लोहे की कील को। समझे? तो ये हम लोग का दैनिक जीवन से रिलेटेड कई सारा दाब का उदाहरण हो गया। और ले सकते हो, और क्या है? हम लोग का ले लो, हम मन से,
हम इंसान लोग समतल जमीन में अच्छे से चल जाते हैं, वहीं पथरीली जमीन, पहाड़ी चट्टान, इसमें चल पाना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। क्यों? समतल जमीन पर तुम आराम से चलोगे, और वहीं पर पथरीली जमीन हो गया ऐसे उबड़ खाबड़, इसमें तुम अपना पैर रखोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पर का क्षेत्रफल कैसा है, एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए हमको ज़्यादा दबाव अनुभव पड़ेगा और हमको पैर में क्या होगा, चुभन महसूस होगा, और इसलिए इस पर चल पाना क्या होता है, ये जूता है वो, ये अब दिखा पैर जैसे, हाँ ये दिव्या के पैर है, पातार पातार गोड़ है ना। तो ये है, ये सब हम लोग का उदाहरण है, समझे? ये था दाब का। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसका लिखवाना है क्या थोड़ा बहुत कि तो समझ आओगे तो समझ, दैनिक जीवन से सब रिलेटेड है, और बहुत कुछ, और क्या क्या ले सकते हो तुम लोग सोचो, दैनिक जीवन से रिलेटेड सोचो। आए सोचो सोचो, और क्या है सर? जैसे आ, झोला या सूटकेस या बैग, इन सब का जो हत्था होता है वो कैसा बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है। पकड़ने का जो रहता है तुम लोग का बैग का, वो मोटा होता है। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कैसा पड़ेगा, कम होगा, मतलब जो हमारे हाथ पर जो दाब लगना है वो कम लगेगा। और यहीं पर मोटा ना करके एक तो पतला सा वायर कर दूँ तो तुम्हारे हाथ में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और फिर उस प्रेशर के चक्कर में हाथ में क्या आ जाएगा, निशान आ जाएगा, है ना, पूरा चारों तरफ निशान ही निशान। ठीक, समझ गए ना? हाँ, तो ये सब दैनिक जीवन से हम लोग का उदाहरण है। दुनिया में कोई भी चीज़ जादू नहीं है, सब साइंस है। ठीक, उसके बाद और देख लो आगे। उसके बाद आगे टॉपिक देखते हैं क्या क्या है हम लोग का। उसके बाद है घनत्व, अगला हेडिंग डालो, डेंसिटी। घनत्व के बारे में देखो, डेंसिटी हेडिंग डालो। हो गया घनत्व, चलो लिखो। देखो इसका भी दो ठो परिभाषा है। अगर इसका सूत्र के रूप में देखें, सूत्र के रूप में घनत्व का सूत्र क्या होता है, हाँ, द्रव्यमान बटे आयतन। तो एक सूत्र तो यही बने, एक परिभाषा यही बनेगा, द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यदि यहां पर फिर चोचला करें, आयतन को हम लोग क्या मान लें, एकांक मान लें, तो घनत्व बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक, अर्थात ये परिभाषा एक और निकलेगा कि यदि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित संपूर्ण द्रव्यमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, है ना। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक, और कुछ कुछ चीज़ें जान लो इसको। अगर घनत्व को हम लोग इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, पहले डी से प्रदर्शित करते थे, अब थोड़ा सा हम लोग एडवांस आ गए हैं, ज़्यादा होशियार हो गए, मतलब बड़े क्लास आ गए हैं, है ना। तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, है ना, रो देना। रो का सूत्र होगा कितना, द्रव्यमान का एम और उसका क्या, आयतन का वी, है ना। चाहो तो दोनों को कैपिटल ले लो, चाहो तो दोनों को क्या ले लो, स्मॉल ले लो, वो तुम्हारे बेस पर निर्भर करता है। हो गया, हाँ। अच्छा, यह कैसी राशि है, यह भी अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, तो नोट पॉइंट में ये सब आएगा। क्या आएगा, पहला, यह कैसी राशि है,
अदिश राशि है। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो घनत्व का मात्रक कैसा होगा? किलोग्राम प्रति मीटर का घात 3। ठीक, ये किस में है? एमकेएस में। सीजीएस में जाओगे तो कैसा हो जाएगा ये? ग्राम प्रति सेंटीमीटर का घात 3। ये हम लोग का सीजीएस में है ना। बात करें विमा का, तीसरा पॉइंट, बात करें अगर हम लोग किसकी? बीमा की, तो बीमा के लिए क्या होगा? तो बीमा के लिए होगा, देखो, द्रव्यमान के लिए एम, आयतन, आयतन मतलब एल का पावर 3, तो ये सीधा कितना हो जाएगा? एम एल का पावर 3, टाइम है ना इसमें, तो सीधा टी क्या हो जाएगा? 0। ये उसका क्या है? बीमा है। ठीक, चलिए इतना लिखिए, और यहीं के बाद एक परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ, तुम लोग लिखते जाओ। चलो, किसी पदार्थ के, हाँ उसको भी लिख सकते हो, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। आयतन में उपस्थित कर दो। ठीक, कितना नोट करो।